दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज गुड़गांव नगर निगम का चुनाव था जो कि ऐन वक्त पर टाल दिया गया यानी स्थगित हो गया। ये चुनाव था गुड़गांव नगर निगम के 2 पदों के लिए, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों राजनीतिक के कारण की बजाय प्रशासनिक कारणों से इसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक कारण था, स्थगित करने का प्रशासनिक कारण नहीं था। लेकिन प्रशासनिक कारण का हमेशा बहाना किया जाता है कि भाई डीसी साहब को काम होगा या उनको काम होगा, उनको काम होगा और प्रशासनिक मजबूरियाँ थी इसलिए आज ये चुनाव नहीं करवाए जाएँगे। लेकिन हकीकत में दोस्तों ये प्रशासनिक मजबूरियाँ नहीं थी, इसके पीछे कारण था राजनीति। खैर दोस्तों थोड़ा-सा अब हम इस चुनाव को करना चाहेंगे कि ये चुनाव क्यों टाल दिया गया? वजह क्या थी इसकी? जबकि मानेसर के चुनाव अभी 1 हफ्ता पहले हुए हैं, वो तो हो गए, उसमें तो कोई प्रशासनिक मजबूरियाँ नहीं आई। तो इसमें मैं दोस्तों समझता हूँ कि इस चुनाव को अगर हम थोड़ा-सा आकलन करें, हालाँकि मेरा आकलन है ये, इसका न तो मैंने किसी से बात की ना और कुछ, तो मैं अपना आकलन बताना चाह रहा हूँ कि गुड़गाँव नगर निगम में 36 वार्ड हैं दोस्तों, यानी 36 पार्षद हैं और जो चुनाव होना था वो इन 36 पार्षदों में से ही होना था और इन 36 पार्षदों में से 22 पार्षद तो बीजेपी के ही हैं, जबकि चुनाव के लिए चाहिए 19, यानी बहुमत 19 में बन जाता और 22 पार्षद बीजेपी के थे, उसके बावजूद भी क्यों नहीं चुने गए? तो उसकी वजह ये है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी चली हुई है, एक खेमा राव नरवीर जी का और एक खेमा राव इंद्रजीत जी का। तो उस गुटबाजी में आजकल जो हरियाणा सरकार है यानी मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी, वो खुल के साथ दे रहे हैं राव नरवीर जी का। और इस चुनाव में राव नरवीर जी के लिए जो नंबर गेम था वो उनके लिए सूटेबल नहीं था। कैसे नहीं था मैं बताता हूँ दोस्तों। अब टोटल 22 बीजेपी के पार्षद हैं। तो उस 22 बीजेपी के पार्षदों में से मेरे हिसाब से 8 पार्षद हैं राव इंद्रजीत जी के साथ और 8 पार्षद हैं मुकेश पहलवान यानी जो गुड़गाँव के विधायक हैं उनके साथ और बाकी बचे 6 विधायक हैं राव नरबीर जी के साथ। तो वैसे तो 22 के 22 में चुनाव हो जाता, लेकिन राव नरबीर जी के साथ थे 6 विधायक और अगर कोशिश भी करें तो एक विधायक है निर्दलीय, वो एक विधायक निर्दलीय राव नरबीर के साथ आ सकता है, लेकिन 7 निर्दलीय विधायकों में नहीं उसका काम नहीं चल पाता और वो जो नंबर गेम था वो नहीं हो पाता। तो दोस्तों अगर सरकार चाहती तो बीजेपी के तो दोनों बन सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि राव नरबीर जी के पक्ष में नहीं था तो इसलिए टाल दिया। अब दूसरी तरफ ये भी है कि टोटल 14 विधायक हैं दोस्तों और इन 22 को छोड़ के न, उसमें से 10 निर्दलीय हैं, 3 कांग्रेस के और 1 जेजेपी का है। तो ये जो 14 विधायक हैं ये बीजेपी के साथ नहीं है किसी भी सूरत में और ये चाह रहे हैं किसी तीसरे आदमी को कि भाई तीसरा आदमी कोई खड़ा हो तो हम जो 14 पार्षद है वो उसको समर्थन दें। लेकिन 14 में से बनता नहीं, लेकिन फिर भी जो 14 आदमियों की इच्छा है, 10 निर्दलीय, 3 कांग्रेस के, 1 जेजेपी का, उसके लिए भी 2 जो पार्षद हैं वो चुनाव लड़ने में इच्छुक हैं। इन दोनों को राव नरबीर मतलब बीजेपी के अलावा, तो उनके साथ ये जा तो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो तीसरा और चौथा 2 आदमी लड़ सकते हैं, वो एक आदमी ज़्यादा सीरियस है और एक कम सीरियस है, लेकिन जो कम सीरियस है वो भी चुनाव लड़ने पे अड़ा हुआ है। तो इसलिए लेकिन नंबर गेम उसके भी पक्ष में नहीं है, तो इसलिए बात उनकी भी नहीं बन पा रही। कुल मिला के तो ये है कि बनना तो बीजेपी का ही है, लेकिन वो कैसे बनना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से इसमें दोस्तों अगर राव इंद्रजीत जी प्रयास करते हैं, क्यों? क्योंकि 8 तो उनके पास है और 8 है मुकेश शर्मा जी के पास, तो 16 तो उनके पास हो गए और 3 विधायकों की ज़रूरत है, सॉरी 3 पार्षदों की ज़रूरत है। तो 3 पार्षद जो निर्दलीय है ना, उनमें से राव इंद्रजीत जी के साथ तो आ सकते हैं, लेकिन एक को छोड़कर बाकी के जो निर्दलीय पार्षद हैं, वो राव नरबीर जी के साथ नहीं जाएँगे, दिक्कत ये है। लेकिन अगर राव इंद्रजीत जी 3 विधायकों का सहारा लेके बनाते हैं, तो फिर वही बात है कि आजकल राव नरबीर जी का जो है वो थोड़ा बीजेपी चाह रही है कि यानी हरियाणा हाईकमान चाह रहा है कि वो राव नरबीर के आदमी ही बने और जो मेयर है, मेयर तो ऑलरेडी है ही बीजेपी का और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर है वो राव नरबीर के हों। तो सिर्फ यहाँ बात अटकी हुई है दोस्तों। लेकिन इसमें मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर बीजेपी ऐसा यानी बीजेपी हाईकमान ऐसा क्यों कर रही है? और इसमें मैं कुछ हद तक राव इंद्रजीत जी की भी कमी मानता हूँ। क्यों कमी मानता हूँ? कि राव इंद्रजीत जी पहली बात तो मानेसर में जो चुनाव उनमें एक्टिव ही नहीं थे
उनकी रुचि ही नहीं थी कि मानेसर के चुनाव में वो किसी तरह का हिस्सा ले, इसलिए वो निर्विरोध चुने गए एक तरह से और राव नरबीर जी के खाते में गए वो। लेकिन यहाँ पर भी राव इंद्रजीत जी सिर्फ 3 दिन पहले ही एक्टिव हुए हैं। अगर वो पहले एक्टिव हो जाते तो मैं समझता हूँ कि आराम से जो निर्दलीय विधायक है उनमें से 2 या 3 को या 4 को वो आराम से अपने पाले में ला सकते थे। अब मानेसर में तो ये बात समझ में आती है कि उनकी रुचि नहीं थी, क्योंकि वहाँ का तो बजट ही 400 करोड़ का बजट है, छोटा नगर निगम है, तो इसलिए शायद उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया भी नहीं होगा। लेकिन गुड़गांव का नगर निगम का जो बजट है वो तो 1500 करोड़ का, यानी मानेसर से लगभग 4 गुना ज्यादा है। और सिर्फ बजट ही नहीं, जो चौधर है वो भी बड़ी है गुड़गांव की। पूरे गुड़गांव का के ऊपर जो ध्यान है वो हरियाणा का रहता है, क्योंकि गुड़गांव से जितना राजस्व जाता है उतना पूरे हरियाणा से जाता है। उससे ज्यादा अकेला गुड़गांव राजस्व देता है। तो ये एक बड़ा नगर निगम है, पैसे के लिहाज से तो पूरे हरियाणा का सबसे ज्यादा वो है, अमीर नगर निगम है। तो यहाँ पर तो जिसकी भी चौधर बनेगी ऑब्वियसली उसका कद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इसमें बीजेपी ये चाह रही है कि राव नरबीर जी का कद बढ़े, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राव इंद्रजीत जी के सामने राव नरबीर जी का जो कद है इस जन्म में तो उनके बराबर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो पकड़ है, जो लोगों में उनकी पैठ है, जो छवि है, वो राव नरबीर जी की नहीं है। और उम्र का जहां तक बात, उम्र भी सिर्फ 10 साल का ही गैप है। अगर बीजेपी पूरा प्रयास भी करेगी तो 10 साल इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता। अगर 30, 35, 40 साल के आसपास राव नरबीर जी की उम्र होती फिर तो ये बात समझ में आती है कि बीजेपी उनके ऊपर गेम खेल सकती है। लेकिन अभी इसमें दोस्तों ये समझ नहीं आता कि आखिर हरियाणा हाईकमान है वो पीछे क्यों पड़ा हुआ है राव इंद्रजीत जी के। जब ये राव इंद्रजीत जी एक पॉपुलर आदमी तो है ही, वैसे भी एक जेंटल आदमी है, भले आदमी है। अगर इसमें मनोहर लाल खट्टर जी ये सोचते हैं कि वो इतने ज्यादा कद्दावर हैं कि कल को नाराज हो गए तो पार्टी को नुकसान होगा, तो मैं इस चीज को नहीं मानता कि पार्टी को क्यों नुकसान हो। पहली बात तो यह है कि आज के दिन बीजेपी की सेंटर में भी सत्ता है और हरियाणा में भी है। तो राव इंद्रजीत जी क्यों छोड़ के जाएंगे बीजेपी को? अगर पार्टी ये सोचती है वो कांग्रेस में चले जाएंगे, तो कांग्रेस में तो वो थे ही पहले। जब उनको इतनी लंबी राजनीति में भी ये दिखाई नहीं दिया कि कांग्रेस में उनको कुछ मिलेगा, तो जब उनको दिखाई दिया कि वहाँ कुछ भी नहीं है और सेंटर में भी कोई भविष्य नहीं है, तो बीजेपी को छोड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अलग पार्टी बनाना, पार्टियां तो बना सकते हैं राव इंद्रजीत जी, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसकी बजाय अगर राव इंद्रजीत जी के साथ ठीक व्यवहार करके अगर बीजेपी में उनको मान सम्मान दिया जाए, तो वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी एसेट्स हैं, आने वाले टाइम में भी एसेट्स हैं। और आजकल बीजेपी जैसे लीडरशिप तैयार करने लग रही है, जो पार्टी हाईकमान है, केंद्रीय पार्टी हाईकमान है, उनकी जो एज है वो 70 साल से ऊपर हो चुकी है। तो अगली जो लीडरशिप है वो अगली एज की, अगली जनरेशन की, जैसी योगी आदित्यनाथ है या इनकी एज के लोग हैं, उनको तैयार करने लग रही है। उसके अलावा तीसरी पीढ़ी को भी तैयार करने लग रही है बीजेपी। तीसरी पीढ़ी में जैसे अनुराग ठाकुर, मुरली देवड़ा जैसे लोग हैं, तो उसके लिए भी आरती राव जी भी तो सूटेबल है। तीसरी पीढ़ी के लिए अगर नेता तैयार करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा में आरती राव से बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके सामने तो जो एरिया पूरे दक्षिण हरियाणा का उनके पिताजी ने उनको दे रखा है, सजा के दे रखा है, तो उनको तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। उनको तो वो सारा का सारा इंद्रजीत के बाद जो वारिस है वो आरती राव जी हैं, और तीसरी पीढ़ी के लिए आरती राव जी सूटेबल हैं। सिर्फ स्टेट में ही नहीं, सेंटर के लिए भी सूटेबल हैं। तो ऐसे नेताओं को क्यों खोने लग रही है बीजेपी? क्यों मनोहर लाल खट्टर जी या नायब सैनी जी हैं उनको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे? क्यों उनसे डर लगता है उनको? ये समझ से परे है। जबकि राव इंद्रजीत जी जैसे नेता किसी पार्टी के लिए धरोहर के रूप में होते हैं, एक मजबूत एसेट्स के रूप में होते हैं, लाइबिलिटी नहीं होती। पार्टी को कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि राव इंद्रजीत को जिताने के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उल्टा राव इंद्रजीत जी की इतनी कैपेसिटी है कि वो बीजेपी के दक्षिण हरियाणा से बाहर निकल के भी उनकी इतनी ज्यादा हुआ है कि वहां पर भी वो उनके लिए कामयाब हो सकते हैं, सूटेबल हो सकते हैं, दूसरे उम्मीदवारों को जिताने में उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बीजेपी की, हरियाणा बीजेपी की ये जो चाल है ये मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे हिसाब से तो ये अनुचित चाल है और राव इंद्रजीत जी को सपोर्ट करना चाहिए। आजकल राव इंद्रजीत जी हरियाणा हाईकमान की कार्यशैली को देखते हुए थोड़ा ठंडे पड़ चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और इसी निराशा के कारण ही इस इलेक्शन में, गुड़गांव नगर निगम के इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इतना ज्यादा। सिर्फ 3 दिन से ही एक्टिव हुए हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अब वो एक्टिव होंगे और 10-15 दिन के अंदर या महीने के अंदर ही दोबारा चुनाव होगा, और उसमें भी राव नरबीर जी के जो दोनों पद है वो नहीं होंगे, वो इंद्रजीत के
की ही उसके ग्रुप के होंगे, ये पक्का है दोस्तों। तो जब इंद्रजीत जी के पक्ष के होने ही होने हैं तो क्यों अ, चुनाव को टाल दिया जा रहा है, क्यों चुनाव को स्थगित किया जा रहा है? तो ये बीजेपी हाईकमान को, हरियाणा हाईकमान को ये सोचना चाहिए और राव इंद्रजीत जी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। आखिर हैं तो वो भी बीजेपी के, राव नरबीर जी भी बीजेपी से हैं, राव इंद्रजीत जी भी बीजेपी से हैं और मुकेश पहलवान भी बीजेपी से हैं। अगर वो मिलके काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि गुड़गांव का विकास कार्य बहुत बेटर हो सकता है। रही बात विकास कार्य की दोस्तों, तो मेरा अपना ये मानना है, गुड़गांव की दो प्रॉब्लम है। एक तो है गंदगी की, कूड़े की, और एक है पानी की निकासी की। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पानी की निकासी का समाधान नहीं हो पाएगा, चाहे वो राव इंद्रजीत जी के दोनों पद हों या बीजेपी के हों। क्यों? क्योंकि पानी की निकासी के लिए कोई जगह ही नहीं है। कूड़े का तो साफ सफाई का काम तो कर सकती है बीजेपी, लेकिन पानी के लिए कोई जगह ही नहीं है। जहाँ के नाले होने चाहिए थे, जहाँ से पानी की निकासी होनी चाहिए थी, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो चुकी है। या तो जैसे मेट्रो रेल का ट्रैक बिछाया जाता है जमीन के नीचे से, ऐसे किया जाए। इसमें खर्चा मेरे हिसाब से हजारों करोड़ का आएगा और वो सरकार करेगी नहीं। तो पानी की निकासी की प्रॉब्लम तो गुड़गांव में रहेगी ही रहेगी, चाहे वो बीजेपी की सरकार आए, कांग्रेस की आए या किसी तीसरी पार्टी की सरकार आए। पानी की निकासी का समाधान मुझे लगता है कि गुड़गांव से नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो इस चुनाव के बारे में जो मेरा यह आकलन था, यही था कि आने वाले टाइम में भी, चाहे वो 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, राव इंद्रजीत जी के ही ग्रुप से सीनियर डिप्टी मेयर भी और डिप्टी मेयर भी बनेंगे। राव नरबीर जी का मुझे नहीं लगता कि उनके ग्रुप से कोई बन जाएगा। तो इसलिए बेटर यही है कि बीजेपी को कोऑपरेट करना चाहिए, इकट्ठा दोनों को इकट्ठा करके न। और बीजेपी का फिर भी वो होगा तो बीजेपी का, चाहे वो इंद्रजीत जी का हो या राव नरबीर जी का हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आकलन पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि ये आकलन मेरा गलत है तो भी आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।